मेरा शौहर शादी के पहले दिन से ही मुझसे बहुत नफरत करता। सारा दिन मुझे मारता पीटता, रात होते ही मुझे कब्रिस्तान छोड़ाता और मेरे गिर्द एक दायरा बना देता और कहता, खबरदार इससे बाहर ना निकलना। मैं सारी रात खौफ के मारे कांपती रहती। जैसे ही सुबह फजर की अजान होती, मैं घर वापस आ जाती। मेरा शौहर सोया होता, मैं आकर सो जाती, लेकिन जैसे ही सुबह होती मेरे पास ढेरों पैसे पड़े होते, जिसे देखकर मेरा शौहर बहुत खुश होता और मुझे कहता कि कल इससे भी ज्यादा पैसे लेकर आना। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये पैसे आते कहाँ से हैं। एक दिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दायरे के अंदर बैठी हुई थी तो अचानक से खौफनाक आवाजें आने लगी और जैसे ही मैं डर के उठने लगी तो एकदम से सुर्ख और सफेद टाइलों से बनी हुई खूबसूरत इमारत पूरे जोबन से खड़ी अपनी खूबसूरती का मुजाहिरा कर रही थी। बंगले की दीवारों पर झुकी हुई बोगन वेला की बेल इस इमारत की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। गेट के साथ खूबसूरत लॉन और उसमें लगे हुए हर रंग के फूल और इनकी काट छांट करके जिस तरह इन्हें तराशा गया, लॉन के हुस्न को दुबाला कर रहे थे। गेट के दूसरी तरफ बने हुए स्विमिंग पूल और इसकी साइडों पर बने हुए मार्बल के फर्श पर और स्विमिंग पूल के ऊपर लगी हुई लाइट्स पानी में अपना अक्स दिखा रही थी और इसके साइडों पर आराम की गर्ज से बनाए गए बेंच एक सहर फजो माहौल पेश कर रहे थे। बंगले के अंदर दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार और दीवार पर लगी बेशबहा कीमती पेंटिंग्स इस बंगले में रहने वालों की दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे थे। टीवी लाउंज में पड़े हुए बड़े बड़े सोफे और छतों पर रोशनी बिखेरते हुए चमकदार फानूस अपने महंगी कीमत की दलील बयान कर रहे थे। इस बंगले में कमरों की तादाद रहने वाले मकीनों की तादाद से ज्यादा थे। इस घर की सफाई सुथराई और खिदमत के लिए नौकर चाकर बेशुमार तादाद में रखे गए थे। जिसने भी ये बंगला तामीर करवाया बहुत ही लगन और मोहब्बत के साथ तामीर करवाया। मेरी वालदा एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। इनके अलावा इनकी कोई औलाद न थी, इसलिए उनके माँ बाप ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। वो जो भी बात करती फौरन पूरी हो जाती। मेरी अम्मी स्कूल से सीधा अकेडमी जाती और शाम को वापस आती और रात को अपने वालिदैन के साथ खाना खाती और सो जाती। मेरे नाना नानी चाहते थे कि वो आला तालीम हासिल करें, लेकिन मेरी अम्मी ने आगे तालीम हासिल करने से इनकार कर दिया। बेजा लाड प्यार की वजह से इनकी पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत कम हो गई थी। इस तरह उन्होंने मैट्रिक के बाद मजीद तालीम हासिल न की। जब मेरी वालदा की उम्र 18 साल हुई तो मेरे नाना ने उनकी शादी का फैसला कर लिया। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहे। वो अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे जो घर दामाद बन के रहे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी घर दामाद बनने के लिए राजी ना हुआ। एक दिन मेरी नानी बहुत परेशान थे। उनके पास मोहल्ले की एक औरत आई। उन्होंने उससे अपना मसला बयान किया। उसने कहा कि मैं एक रिश्ते वाली को जानती हूँ, इसके पास ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगी तो तुम उससे बात करके देख लेना। अगले दिन वो रिश्ते वाली को लेकर आई। रिश्ते वाली एक बूढ़ी औरत थी। जब मेरी नानी और नाना ने अपना तमाम मसला बयान किया तो उसने खामोशी इख्तियार की और कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने सोचकर कहा कि मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी तमाम शराइत पर पूरा उतरता है, लेकिन वो लोग बहुत ही गरीब हैं। लड़के के साथ लड़के के माँ बाप और एक बहन भी साथ आएंगे। मेरे नाना और नानी ने सोचकर कहा कि आप उन लोगों से बात कर लो, तो हम उस लड़के के साथ उनके वालिदैन और बहन भाई को भी रखने के लिए राजी हैं। और रिश्ते वाली औरत चली गई कि मैं उनसे बात करके आप लोगों को बता दूंगी। अगले दिन रिश्ते वाली औरत आई। उसके साथ एक और औरत थी। वो लड़के की माँ थी। मेरी नानी और नाना ने उससे सारी बात की तो वो ये सब सुनकर राजी हो गए। इस तरह मेरी वालदा का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे वालिद का नाम वसीम था। मेरे नाना ने जल्द ही शादी की तारीख पक्की कर दी। इस तरह मेरी वालदा की शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। शादी के शुरू के दिन में मेरी वालदा बहुत ही खुश नजर आती थी। मेरी माँ की सास और उसकी नंद मेरी नानी के घर के कामों में उनका हाथ बटा देती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरी पुप्पी ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया कि हम इनके नौकर बनकर नहीं रह सकते। मैं सारा दिन काम करती हूँ और वो आराम करती रहती है। इस तरह ये बात मेरी अम्मी और अब्बू को पता चली
तो मेरे नाना और नानी ने ये फैसला किया कि इसकी नंद का रिश्ता कहीं तय कर दिया जाए। इस तरह मेरे नाना और नानी ने उनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और एक दिन मेरी पुप्पो एक लड़के को घर ले आई और कहती कि मैंने इससे निकाह कर लिया है और ये भी अब इसी घर में रहेगा। इस बात से मेरे नाना और नानी, मेरी अम्मी और अब्बू बहुत परेशान हुए। उन्होंने ये सब सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली कि रिश्ते से पहले सब कुछ तय किया था कि लड़के के वालिदैन और बहन भी साथ रहेंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने मना कर दिया कि हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए मेरी पुप्पी और उसके शौहर को घर से निकाल दिया गया। कुछ अरसे बाद मेरी अम्मी को खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली हैं। मेरे नाना और नानी बहुत खुश हुए। मेरे दादा और दादी भी बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखने लगे। मेरे अब्बू मेरे नाना के कारोबार में हाथ बटाने लगे और जब भी मेरी अम्मी कोई ख्वाहिश करती तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते। जब मैं पैदा हुई तो उसके कुछ अरसे बाद नाना और नानी का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और उसके बाद सारे कारोबार की देखभाल अब्बू ने शुरू कर दी और इस तरह कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। मेरी अम्मी और मैं और मेरे अब्बू बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन अचानक घर में मेरी पुप्पी आई और उनके साथ एक छोटा बच्चा था और उनका शौहर साथ नहीं था। मेरी पुप्पो की हालत बहुत ही बुरी थी। कपड़े उनके मैले कुचैले थे और ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखी हैं। मेरे अब्बू को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे घर के अंदर बुलाया और पूछा कि क्या हालात पेश आए हैं जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। मेरी पुप्पो अब्बू की बात सुन के रोना शुरू हो गई कि उनके शौहर ने उसे बहुत ही नाखुश रखा हुआ है। उनका शौहर उन्हें रोजाना मारता पीटता है और ना ही उसे खाने पीने के लिए कुछ देता है। वो अपना और अपने बेटे का पेट लोगों के घरों में काम करके पूरा करती है। मेरे अब्बू उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बहन को अपने साथ रखेंगे। मेरी अम्मी इस बात पर राजी ना हुई, लेकिन अब्बू ने उन्हें कहा कि वो मेरी बहन है, मैं उससे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इसलिए मजबूरन अम्मी को अब्बू की बात माननी पड़ी और पुप्पो हमारे साथ रहना शुरू हो गई। एक दिन पुप्पो घर से गई और शाम को वापस आई और बेटे को घर ही छोड़ दिया। शाम को अम्मी ने उनसे पूछा कि आप सारा दिन कहाँ गुजार कर आई हैं और आपको अपने बेटे का ख्याल भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। इसके बाद अम्मी ने उनसे ज्यादा तफसील से नहीं पूछा कि कौन से काम से बाहर गई हैं। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। पुप्पो घर में अपना ज्यादा टाइम नहीं गुजारती थी। इसी दौरान मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया और अब्बू ने पुप्पी के बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दिया ताकि वो भी अपनी तालीम जारी रख सके और अपना कोई मुस्तकबिल बना ले। इसी तरह काफी अरसा गुजर गया और मेरा स्कूल से कॉलेज में दाखिला हो गया और पुप्पो के बेटे का भी कॉलेज में दाखिला हो गया। पुप्पो के बेटे का नाम असद था। ज्यादातर खामोशी रहता था और ना ही वो ज्यादा बच्चों के साथ खेलकूद में हिस्सा लेता था। इस तरह मैंने अपने बीए के इम्तिहान पास कर लिए और उसके बाद अम्मी अब्बू ने कहा कि आगे तालीम हासिल करने की बजाय इसकी शादी का कुछ सोचते हैं। अम्मी ने रिश्ता ढूंढने के लिए अब्बू से कहा, लेकिन अब्बू ने कहा कि घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। अम्मी ने हैरानगी से पूछा कि घर में कौन सा रिश्ता मौजूद है जो आप रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो अब्बू ने पुप्पी के बेटे असद का नाम लिया तो अम्मी एकदम खामोश हो गई। अम्मी ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसका असल में कौन सा खानदान है, ना ही वो ज्यादा बातचीत करता है, वो ज्यादातर खामोशी रहता है, ना ही हमारे दरमियान उठता बैठता है, तो मैं कैसे उसकी अपनी बेटी से शादी कर दूं। तो अब्बू ने कहा कि हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी और उससे कोई परेशानी नहीं होगी और असद को मैं अपने कारोबार में शामिल कर लूंगा। अम्मी उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और कहा कि आप अपनी बहन से बात करके देख लें। अब्बू ने पुप्पो से बात की तो पुप्पो राजी हो गई। इस तरह मेरी शादी पुप्पो के बेटे के साथ हो गई और शादी की पहली रात जब मुझे कमरे में पहुंचाने लगे तो मेरे शौहर असद ने कहा कि मैं और मेरी बीवी इस घर में नहीं रहेंगे, मैं उसे अपने बाप के घर में रखूंगा। मेरे माँ बाप ये सुनकर परेशान हो गए कि कैसे मैं अपनी बेटी को उस घर में भेज सकता हूँ जहाँ मेरी बहन के साथ इतना कुछ हुआ है। लेकिन मेरा शौहर असद राजी ना हुआ और मुझे अपने साथ अपने बाप के घर ले गया। जब मैं वहां पहुंची तो घर की हालत बहुत ही खराब थी और उसका बाप बीमार था। उसने मुझे कहा कि तुम अब इधर ही रहोगी। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी कि मैं उनके साथ उस घर में रह सकूं। मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अब तुम इधर ही रहोगी, मैं तुम्हें उधर कभी नहीं भेजूंगा। बाजू से पकड़कर घर से बाहर ले गया और कब्रिस्तान में छोड़ आया और कहा कि अब तुम यहाँ से सुबह वापस आओगी। मैं ये सुनकर बहुत डर गई और उसकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे अपने साथ वापस ले जाएं,
लेकिन वो वापस चला गया। मैं सारी रात कब्रिस्तान में डरती रही और खौफ खाती रही और अल्लाह का नाम लेती रही। जब मैं फजर के टाइम घर वापस आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी सारी रात की थकी हुई सो गई। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरे बिस्तर के पास पैसे पड़े हुए हैं। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने अपने शौहर को उठाया और कहा कि ये पैसे आपने रखे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, और वो पैसे देकर खुश हो गया। लेकिन मैंने उससे कहा कि आपको ये पूछना चाहिए कि पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन आप खुश हो रहे हैं। इस तरह मेरा शौहर मुझे सारा दिन बुरा भला कहता रहता और घर के सारे काम करवाता और रात को मुझे कब्रिस्तान छोड़ाता और मेरे गिर्द एक दायरा बना देता कि इस दायरे से बाहर ना आऊं। एक दिन मैं खौफ से इस दायरे के अंदर बैठी हुई थी कि अचानक मुझे खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गईं। मैं बहुत डर गई। आवाजें कहाँ से आना शुरू हो गई हैं। मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन वहां एक औरत भागकर मेरे पास आई, कहती कि मुझे बचाओ, मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैंने गौर से उसको देखा। उसके कपड़े फटे हुए और बाल खुले हुए थे। मैं परेशान हो गई और भागने लगी, लेकिन उस औरत ने मुझे भागने न दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी कि मेरी बात को गौर से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बहुत परेशान हुई कि मैं इसको जानती नहीं तो इसकी मदद कैसे करूं। इस औरत ने कहा कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ हौसला हुआ। उसने कहा कि तुम असद की बीवी हो ना। मैं हैरान हुई थी, ये मेरे शौहर का नाम कैसे जानती है। उसने कहा मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे शौहर को भी, और उसके बाप को भी जानती हूँ। उसने कहा कि असद मेरा सगा बेटा है और उसका बाप मेरा शौहर है। जब वो शादी करके अपनी बीवी को घर लेकर आया तो मैं गुस्से से असद को उसके पास छोड़कर आ गई, लेकिन मैं अपने बेटे से दूर रहकर मुतमईन नहीं थी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी ने मेरे बेटे की देखभाल शुरू कर दी और मेरा बेटा उससे ही अपनी असल माँ मानने लगा। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए कई दफा उसके घर गई, लेकिन मेरे शौहर ने अपने बेटे से मिलने ना दिया। एक दिन जब मैं मिलने गई तो उसने कहा कि उसकी दूसरी बीवी उसके बेटे को लेकर कहीं चली गई है। मैंने इससे पूछा कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब न दिया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप के घर रहने लगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी मैं अपने बेटे का पता लगा सकूं कि वो कहाँ है। एक दिन मेरे शौहर की दूसरी बीवी मेरे शौहर से मिलने आई और मैंने इन दोनों की बातें सुनी, जो उसने बताया कि असद को अपने मैके ले गई है और वो उसे तभी मिलने देगी जब उसको पैसे देगा। मेरा शौहर परेशान हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उसे दे सके। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली और मैंने सोचा कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगी, उसे देकर अपने बेटे को उससे ले लूंगी। और फिर मैं कई दफा उसके घर गई थी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दे, लेकिन उसने मुझे मेरे बेटे से मिलने ना दिया। फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर सकूं, और तब से मैं मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। एक दिन मैं अपने बेटे से मिलने उसके घर गई तो मेरी वहां पर मेरे बेटे से मुलाकात हो गई, लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया कि मैंने उसे बचपन में क्यों छोड़ा। मैंने उसे कहा कि मैंने तब गुस्से में गलत फैसला कर लिया, आज उसका खमियाजा भुगत रही हूँ, तो मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी एक न सुनी और तब से मैं पागलों की तरह अपने बेटे को मिलने के लिए तरस रही हूँ। तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने जब उसकी सारी बात सुनी तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं माँ को अपने बेटे से मिलवा कर ही रहूंगी, और मैं घर वापस आ गई। और मैंने घर आकर देखा मेरा शौहर असद रो रहा है। मैंने उससे पूछा आप क्यों रो रहे हैं। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश की, मगर जब वो थक कर बैठ गया तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा कि मैं आज कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ से मिली हूँ। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कब्रिस्तान में है। उससे किसी ने कहा है कि अगर तुम ऐसे चिल्ले काटोगी तो तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बेटे से हो जाएगी। और ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही है। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान में छोड़ आता हूँ, ताकि मेरी माँ कब्रिस्तान में खौफ ना खाए। और अपनी गलती को जान लेने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत पैदा ना हुई कि मैं अपनी माँ से माफ़ी मांग सकूं। और जब तुम्हारी पुप्पो ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो मैंने हामी भर ली और दिल में सोचा कि मैं उनसे उनके गलत काम का बदला लूंगा जो उन्होंने मुझे अपनी माँ से जुदा करके किया था, और तुम पर जुल्म करके अपनी माँ के साथ हुई ज्यादती का बदला ले सकूंगा। सुबह तुम्हारे बिस्तर पर इसलिए पैसे रख देता था कि तुम में इसका लालच आए और तुम अगले दिन कब्रिस्तान चले जाओ। अगले दिन और पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि रोज ऐसे ही पैसे लेकर आना, और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से भी दूर कर दिया।
جس طرح اس نے مجھے میری ماں سے دور کیا تھا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری ماں ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ان سے جو کچھ ہوا وہ ان کی اپنی غلطی اور غصے کی وجہ سے ہوا، لیکن اب تم سمجھداری سے کام لو اور ان کو معاف کر دو۔ وہ یہ بات سن کر رو پڑا اور شرمندگی سے بولا کہ چلو اپنی ماں کو لینے چلتے ہیں۔ میں مزید اپنی ماں کو دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے ہی وہ بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں۔ میں اس کے ساتھ قبرستان گئی اور اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور گھر چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کی ماں کو ساتھ لے کر گھر آئی۔ آ کر میرے سسر نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ میں نے اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی اور اس کی ماں کی صحت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ میں نے اپنے سسر کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میرا شوہر یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ میں اس کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، اور میرے شوہر اسد نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس کا رویہ بہت برا رہا ہے۔ میں نے اس سے معاف کر دیا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی تو انہیں اپنی پھپھو کی ساری حقیقت بتائی کہ کیسے اس نے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کیا۔ میرا باپ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور حیران ہوا کہ میری بہن نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میرے باپ نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھپھو نے کہا کہ جب یہ مجھ سے شادی کر کے لے گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو، تو اس نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اگر میں تم کو بتا دیتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو مجھ سے تم نکاح نہ کرتی۔ جب وہ مجھے گھر لے کر گیا تو اس کی پہلی بیوی نے پوچھا کہ یہ تم کس کو لے کر آئے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس کی بیوی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور اس سے لڑنے لگی۔ اسی غصے سے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس طرح اکثر یہ ہوتا کہ ہم میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور جب ہم لڑ رہے ہوتے تو اسد ہماری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا۔ ایک دن ہم آپس میں لڑ رہے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی۔ میری پہلی شادی شدہ زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا دوسری شادی کر کے میرے ساتھ یہ ہوگا تو میں کبھی بھی نہ کرتا۔ اور اس نے مجھے یہ بھی تانے دیے کہ ہم نے دولت کی لالچ میں آ کر اپنے بھائی کو گھر داماد بنا دیا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی اور تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی سب سے قیمتی چیز کو اس سے لے کر دور چلی جاؤں گی۔ اس لیے اسد کو لے کر میں یہاں آ گئی، لیکن میں اسد کے دل سے اس کے باپ کی محبت کو اور اس کی سگی ماں کی محبت کو ختم نہ کر سکی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنا گھر بھی آباد نہ کر سکی اور ایک بچے کو بھی اس کی ماں سے جدا کر دیا۔ وسیم صاحب نے جب اپنی بہن کی باتیں سنی تو وہ شرمندگی کے ساتھ اپنی بیٹی اور اسد کا سامنا نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہارے اس کارنامے کی تمہیں کیا سزا دوں؟ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے بھائی کی منت سماجت شروع کر دی۔ پھر میں نے بھی اور اسد نے بھی ابو سے کہا کہ اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ وسیم صاحب نے کئی دفعہ اسد سے یہ کہا کہ وہ ان کے کاروبار میں ان کی مدد کروائیں، لیکن اس میں اسد کی انا آڑے آ گئی۔ اس نے وسیم صاحب کو صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ترقی کرے گا اور اپنی بیوی اور گھر کے اخراجات کو اپنی محنت سے پورا کرے گا۔ اس طرح اسد نے جلد ہی نوکری تلاش کر لی اور پوری لگن اور محنت کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے، اور اسی دوران میں نے بھی اسد کا بھرپور ساتھ دیا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کیا۔ امی اور دادی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میرے ابو گھر داماد بننے کا فیصلہ نہ کرتے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی شادی شدہ زندگی کو گزارتے تو زیادہ اچھی بات تھی۔ میری پھپھو اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی ہیں۔ جب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں تو وہ اسد کا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں، لیکن میں نے انہیں کافی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے کیے کی سزا ملے۔ اگر میں اپنے والدین کی بات مان لیتی اور اپنی مرضی سے شادی نہ کرتی تو آج میں اس حال میں نہ پہنچتی ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے بڑوں کے اصلاح مشورے سے ہی اپنی عملی زندگی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں کوئی مشکل وقت آن پڑے تو ہمارے بڑے اس مشکل میں سے ہمیں نکالنے میں ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہمارے ہر کام میں ان کی خوشی شامل ہو۔